लास्ट टाइम पढ़ रहे थे उसको शुरू करते हैं। और ठीक है, अभी भी तुम लोगों का स्कूल चल रहा है? स्कूल तुम्हारा कितने बजे से कितने बजे तक होता है, कुछ एक बार आइडिया दोगे मुझे? स्कूल कब से कब तक? जरा जल्दी से लिख दो कोई भी स्कूल का टाइमिंग। 11 to 3 और 1:50 to, अच्छा 11 to 3 और 1 to 4:30, ठीक है। इसका मतलब मॉर्निंग में तुम लोग फ्री रहते हो, फिर तो क्लास को मॉर्निंग में कर लो ना तुम लोग। इस क्लास को मॉर्निंग में कर रहे हैं क्या अपन? बोलो, क्या अपन मॉर्निंग में कर लें क्लास? चलेगा? मॉर्निंग कर लेते हैं अपन, है ना? मॉर्निंग कर लेते हैं। तो अपन ना मॉर्निंग में 7:30 to 9:30 चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 7:30 to 9:30 और 7 to 9 जो भी आप कहोगे मैं कर लूंगा। 7:30 चलेगा। टेस्ट है, केसी कॉलेज में यूनिट टेस्ट है, तो यूनिट टेस्ट का टाइमिंग तो मुझे बता देना। तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन अपन कोई क्लास नहीं रखेंगे, या ठीक है ना? तो उस दिन अपन कोई क्लास नहीं रखेंगे, तो 7:30 to 9:30। तो अपना अभी जो नेक्स्ट क्लास है ना जिस दिन, तो अपन 7:30 to 9:30 कर लेंगे। मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ, है ना? एक मिनट रुकना, क्योंकि उस दिन मेरे कल तो नहीं है ना अपना कोई क्लास? कल है क्या मॉर्निंग में? कल मॉर्निंग में नहीं है ना अपना क्लास? कल मॉर्निंग में नहीं होगा अपना क्लास। मैं खुद ही देख लेता हूँ टाइम टेबल, है ना? इतनी जल्दी तो देख भी लेता हूँ। कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है अपना, सैटरडे को है ना सीधा। तो फिर अपन एक काम करेंगे, सैटरडे को ना जो क्लास लगा हुआ है वो मॉर्निंग कर लेंगे 7:30 to। मैं उसको चेंज आपको ऑफिशियली भेज दूंगा अपने सर से बोल के, ठीक है ना? तो अपन वो ऑफिशियली चेंज कर लेंगे, मैं बता दूंगा, है ना? तो ऑफिशियली, ताकि अपन को वो भी आ जाएगा कि ठीक है हमारा मॉर्निंग क्लास है, ठीक है। और इवनिंग में मैं कंप्लीट करूंगा इनके साथ ना। आप कल इवनिंग में क्लास है लेकिन AC1 का, तो AC1 का जो इवनिंग में क्लास है ना बेटा, सैटरडे मॉर्निंग को आप एग्जाम लेने वाले हैं थे, हाँ तो ठीक है ना, उसके बाद एग्जाम दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? उसके बाद एग्जाम दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई अब मैं 30 क्वेश्चन दूंगा आपको, 30 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे दूंगा, 9:30 से 10:30 एग्जाम दे देना सैटरडे में, क्योंकि मैं एग्जाम दूंगा उनको, अकबर सर को, तो वो ले लेंगे एग्जाम, तो मैं, है ना? तो वो कभी भी ले सकते हैं, वो आपको टाइम बता देंगे, मैं उनको बोल दूंगा, ठीक है ना? तो फिर अब तुम लोगों ने एक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि कल शाम को, जैसे शाम को क्या होगा ना, शाम को अगर AC1 का क्लास होगा तो उस टाइम मैं आपसे IUPAC भी पढ़ा दूंगा। तो कल शाम को आपका IUPAC के एग्जाम वो होगा क्लास, पक्का? AC1 के साथ तुम लोगों ने कहा था हम लोग IUPAC अपना कंप्लीट कर लेंगे। AP1 को आप जब पढ़ाओगे पढ़ाओगे, हमारा कंप्लीट कर दो आप, चलेगा ना? AC1 के साथ IUPAC, ठीक है, तो फिर कर लेंगे। IUPAC भी अपना कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं उनको बाद में करवा दूंगा फिर AP1 वालों को। और तुम लोगों में से किसी को वापस रिपीट करना है तो वापस भी कर लेंगे। चल फिर शुरू कर लेते हैं अपन, है? ठीक है, अभी शुरू करते हैं अपन। तो अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम ना, मैंने आपको देखो थ्योरीज ऑफ एसिड बेस बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। इनको पता है ओनली स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेसिस गेट हाइड्रोलाइज्ड, मतलब रिएक्शन विद वाटर। और अपन को पता है वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस, ऐसे मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको अरेनियस थ्योरी बताया, मैंने आपको अरेनियस थ्योरी बताया, मैंने आपको ब्रोंस्टेड लाउरी थ्योरी बताया।
थ्योरी बताया और मैंने आपको लुईस थ्योरी बताया। देखो अरेनियस थ्योरी में अपन ने लिखा एसिड वो होते हैं जो H प्लस आइन देते हैं और बेस वो होते हैं जो H प्लस आइन देते हैं, OH माइनस आइन देते हैं। इस पे कंपलसरी था कि एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना, ये कंपलसरी था, H प्लस आइन होना चाहिए। ब्रोंस्टेड-लाउरी थ्योरी इज अ प्रोटॉन थ्योरी, इसको अपन प्रोटॉन थ्योरी भी बोलते हैं। और इस थ्योरी में अपन ने लिखा कि एसिड वो होता है गिब्स प्रोटॉन और बेस वो होता है एक्सेप्ट प्रोटॉन। इसमें गिव्स H प्लस आइन, गिव्स OH माइनस आइन एसिड बेस, और इसमें ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन थ्योरी वो बनने पड़ा, ठीक है। ल्यूस थ्योरी को अपन इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिसाइड किया था। हमने डिसाइड किया था एसिड वो होते हैं व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एसिड्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। ये थ्योरी हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा लास्ट टाइम। और ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मतलब हमें सेंट्रल एटम से देखना पड़ेगा। अब अगर हम इसके बेसिस पे थोड़ा सा एक अपन क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने जितना थ्योरीज पढ़ा उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन टाइप पढ़ते हैं कि भाई कैसे अपन एसिड बेसिस को बता सकते हैं। तो ये पार्ट अपन ने काफी लास्ट क्लास में पढ़ा और अच्छे से डिस्कस भी किया। मैं इसको हटा, अब मैं इसमें क्वेश्चन लिख देता हूं और अपन लिखते हैं कि भाई ऐसे ना थ्योरीज, मैं डिफरेंट थ्योरीज लिख देता हूं, जैसे अरेनियस थ्योरी लिखा था मैं। अरेनियस थ्योरी का एसिड एंड बेसिस, ब्रोंस्टेड-लाउरी, एसिड्स एंड बेसिस। मैंने अभी आपको बताया व्हाट आर दोस हैं, मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी का डाउट होगा तो वो पूछेगा। लुईस एसिड्स एंड बेसिस एंड बेसिस, ये अपने पास गिवन है। अब मान लेते हैं अपन को ऐसे गिवन है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो देखते हैं अपन। मेरे पास गिवन है वाटर। अब देख होगा क्या ना, वाटर H प्लस आइन भी देता है जब डिसोसिएट होता है और OH भी देता है, क्योंकि वाटर हैज अ टेंडेंसी टू सेल्फ डिसोसिएट, मतलब वाटर अपने आप में H2O जो है वो पानी में डिसोसिएट होता है और पानी में डिसोसिएट होकर H प्लस आइन और OH माइनस आइन बनाता है। ये अपन को पीएच कैलकुलेशन वगैरह में आप लोग को 10th क्लास में थोड़ा पढ़ाया गया था। लेकिन H प्लस आइन जो होता है वो ऐसे वाटर में फ्री नहीं होता है, ये मैंने भी बताया आपको, वो इस फॉर्म में रहता है H3O पॉजिटिव, इसलिए मैंने दो वाटर में लिखे, क्योंकि एक वाटर एक H प्लस आइन देगा और दूसरा H प्लस आइन लेगा। अगर वाटर H प्लस आइन दे सकता है तो वाटर में ही H प्लस आइन दे सकता है, यस, तो ये है। और बेस भी दे सकता है तो ये है, मतलब अरेनियस बेस भी है। अब अपन कहेंगे इसमें ब्रोंस्टेड एसिड है क्या? हाँ, प्रोटॉन दे रहा है, जो ये होगा वो ये भी हो जाएगा। जो अरेनियस एसिड होगा वो ब्रोंस्टेड एसिड जरूर होगा, वो वापस जरूरी नहीं है, वो अपन ने पढ़ा हुआ है, वो देखेंगे किसी एग्जाम्पल में। ये ब्रोंस्टेड बेस है क्या? हाँ बिल्कुल, वाटर के पास आपने लिखा हुआ है। एक वाटर अपन को क्या दे रहा है? H प्लस आइन, ये वाटर सपोज कर लेते हैं H प्लस आइन और OH माइनस आइन दे रहा है, तो ये लोन पेयर होने की वजह से ही इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। हाँ, तो वाटर H प्लस आइन एक्सेप्ट भी करता है और वाटर H प्लस आइन भी देता है और OH माइनस आइन भी देता है।
अगर वाटर H प्लस आयन देता है तभी तो ब्रॉन्स्टेड है, बिकॉज ब्रॉन्स्टेड मतलब प्रोटॉन थ्योरी, लुईस मतलब इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो अपन कहेंगे ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी होगा बिकॉज ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है। लुईस एसिड पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो लुईस एसिड बोलते हैं अपन, जैसे B2H6 BF3 इन सबको अपन ने लुईस एसिड बोला। जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उनको अपन लुईस एसिड बोलते हैं। नो, इट इज नॉट अ लुईस एसिड, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम में तो ऑक्टेट कंप्लीट है। लुईस बेस, yes it is a Lewis base because it can donate electron ना। अपन ने लुईस बेस में लिखा है लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एटलीस्ट 1 लोन पेयर होगा तो ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो ये लुईस बेस है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे अगर कोई मॉलिक्यूल हमें दिया जाएगा तो वी आर एबल टू टेल अमंग दीज कि वो कौन सा एसिड, कौन सा बेस, कौन सा थ्योरी फॉलो करेगा। अब जैसे मान लो अपन को पता है कि ये Na2CO3 है, हम सबको पता है Na2CO3 इज अ बेस। कैसे? ये तो आपने सिखाया हुआ है, अगर किसी कंपाउंड का नेचर फाइंड आउट करना है उसे पानी में डाल दो। तो अपन को पता है कि वो बेस है। कैसे? अगर Na2CO3 को पानी में डालेंगे, मैं काफी सारे क्वेश्चंस किए अपन ने, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, लेकिन मैं इस थ्योरी के बेसिस पे उसको प्रूफ नहीं कर सकता कि ये बेस है। कैसे? ना तो वो OH दिख रहा है उसमें, जब तक मुझे उसमें OH नहीं दिखेगा कि वो OH देता है, हाउ कैन आई से दैट कि इट इज अ अर्नियस बेस। तो अपन कहेंगे भाई नहीं, ये एसिड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बेस है, और ना ही ये अर्नियस बेस हो सकता है क्योंकि ये OH तो दे ही नहीं सकता, उसमें दिख ही नहीं रहा OH, तो कहां से बताएंगे इसमें। ये प्रोटॉन देगा क्या? जब प्रोटॉन है नहीं तो देगा कहां से? ये प्रोटॉन लेगा क्या? तो अपन कहेंगे भाई ये बेसिक है, इसी थ्योरी ने तो प्रूव किया था। इसने कहा था कि पानी में डालो किसी भी कंपाउंड को तो उसका एसिड और बेसिक नेचर पता चल जाएगा अपन। तो अपन कहेंगे यही तो है जिसकी बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि ये बेसिक है, क्योंकि इसको वाटर में ऐड करेंगे ना, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, जब अपन इसे वाटर में ऐड करेंगे तो CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। वही थ्योरी में तो आपने बताया था कि किसी भी सॉल्ट को कैसे बताते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है। ये बेस है तो अपन एसिड की बात नहीं करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन डोनर, तो अपन कहेंगे भाई सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बोनेट आयन को मैं ऐसे लिखूंगा, उसका स्ट्रक्चर, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। अब अपन को एक बात पता है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैंने लिखा था विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम तो अपन कहते हैं लुईस बेस है, राइट। तो अपन कहते हैं भाई ये लुईस बेस है, तो अपन कहेंगे नहीं, ये तो लुईस बेस नहीं बता सकता मैं, बिकॉज ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। सो लुईस बेस तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये तो ऐसे, ये बेस तो है नो डाउट, बट सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं। राइट, अगर कोई पूछेगा ये बेस है, हाँ बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस है, बट नॉट अ लुईस बेस। लुईस बेस के लिए कैसे होना चाहिए? लुईस बेस इज लाइक दिस, ऐसे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लुईस बेस इज इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, डोनेट कर सकता है, दैट इज अ लुईस बेस ऑन सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम कार्बन है, हाँ तो मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, ये हो गया। अब अपन कहेंगे भाई अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसे कितने, इसमें बताओ क्या करना है। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें बताना है NaHCl3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है तो HCO3 नेगेटिव है मेरे पास, HCO3 नेगेटिव H प्लस आयन दे सकता है, ये कार्बोनेट आयन बना सकता है वाटर। भाई बाइकार्बोनेट आयन ना, तो कार्बोनेट आयन भी बनता है। अगर मैं इससे प्रोटॉन, इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो एक प्रोटॉन आएगा इससे, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट है, इस पे +1 होगा, इस पे -1 होगा, इसमें हाइड्रोजन था ही नहीं, मतलब ये प्रोटॉन दे सकता है, तो मैं कहूंगा ये बेसिक है।
एक मिनट रुकना, मैं बेसिक है कैसे बोल रहा हूँ। अपन को पता है, इसको देखते ही अपन को ऐसे पता चल जाएगा। सर ये तो OH बताऊंगा, H प्लस आएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, मुझे ये पता है कि ये बेसिक सॉल्ट है। अब बेसिक सॉल्ट तो है, लेकिन होता क्या ना कि जैसे H2CO3 है, तो ये ना 2 स्टेप में डिसोसिएट होता है। एक बार एक H प्लस आइन देगा और फिर HCO3 नेगेटिव बनाएगा, फिर दूसरा HCO3 नेगेटिव जो होगा ना वो दूसरा H प्लस आइन देगा ऐसे, तो कार्बोनेट आइन बनेगा। मतलब 2 स्टेप में डिसोसिएट होगा। इट इज अ डाइप्रोटिक ना, डाइप्रोटिक होगा तो 2 स्टेप में डिसोसिएट होगा। तो इसका मतलब है अगर मुझे बाइकार्बोनेट गिवन होगा तो पानी में H प्लस आइन देगा क्या? ये बिल्कुल देगा, थोड़ा सा देगा लेकिन जरूर देगा। ओवरऑल सॉल्ट इज बेसिक, वेरी वीक बेस, लेकिन वो अगर पानी में डालोगे तो सॉल्ट बेसिक है, लेकिन पानी में थोड़ा सा H प्लस आइन भी आएगा उससे। दैट्स व्हाई इट इज अ बाइकार्बोनेट आइन ना, बाइकार्बोनेट एक H प्लस आइन देता ना, उसमें रिप्लेसेबल होगा। तो अपन कहेंगे एक प्रोटॉन देगा, क्योंकि प्रोटॉन दिख रहा था और वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए वो लुईस एसिड, वो अर्नियस एसिड है, लेकिन उसमें मुझे कहीं बेस नहीं दिख रहा, OH नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसको मना करूंगा। अब वो प्रोटॉन देगा तो ये भी होगा, क्योंकि प्रोटॉन डोनर इज ये तो प्रोटॉन थ्योरी है। क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? नहीं भाई, प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कोई एनाइन थोड़ी है, पहले से न्यूट्रल साथ, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट क्यों करेगा? तो अपन कहेंगे नहीं भाई, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब अपन कहेंगे लुईस एसिड की बात आएगी। लुईस एसिड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया? नो नो नो, कार्बन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो अपन कहेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वही लुईस एसिड होगा। तो अपन कहेंगे फिर ये है ना, इसमें अपन कहेंगे कि भाई बाइकार्बोनेट है, तो अभी आपने जैसे कार्बोनेट लिखा था ना, ऐसे लिखा था आपने, तो बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, ये है तो इलेक्ट्रॉन, अपन कहेंगे नहीं नहीं, आपने तो बोला था सेंट्रल एटम पे होना चाहिए, और सेंट्रल एटम तो ये है, ये थोड़ी है सेंट्रल एटम। तो फिर अपन कहेंगे इसमें लुईस बेस बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि Na पॉजिटिव है और सेंट्रल एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन रिच होता, तो अपन उसे लुईस बेस बताते, तो अपन इसको दैट इज हाउ वी कैन राइट द राइट एसिड बेस। अब मैं एक और ले रहा हूं, अमोनिया लेने वाला हूं मैं, अमोनिया में लोन पेयर था, ठीक है ना। अब अपन अमोनिया में, अमोनिया में क्या होता है कि भाई इसमें अमोनिया में क्या होगा, ये H प्लस आइन देगा क्या? नहीं भाई, वाटर में H प्लस आइन नहीं देगा, अपन को पता है अमोनिया इज एक्वस। अगर अमोनिया को वाटर में डिसोल्व करेंगे, ये अपन ने कॉन्जुगेटेड एसिड बेस में पढ़ा है, अगर वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये अमोनिया माइन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड में OH माइनस आएगा। तो अपन कहेंगे इसने प्रोटॉन डोनेट किया क्या? नहीं, इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो इसने एक्सेप्ट किया। हाँ, तो अगर ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड हुआ। हाँ, तो इसको तो लिखा था अपन ने, ये नहीं है, इसने थोड़ी प्रोटॉन डोनेट किया, वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया, इसने थोड़ी डोनेट किया। अच्छा ठीक है, तो पानी में अगर OH माइनस नहीं देगा तो अर्नियस बेस होगा क्या? हाँ, तो इसमें थोड़ी OH दिया, OH तो वाटर ने दिया पानी में, भाई इसमें तो वाटर से H ले लिया और वाटर ने OH दिया ना पानी में, तो पानी ने OH दिया तो पानी अर्नियस बेस है। हाँ, तो वो तो पहले ही लिखा था हमने, ये थोड़ी OH दे सकता है, वो तो पानी ने दिया था। अच्छा, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी। अब इसमें वाटर का लिमिटेशन होता है, ये इसके एसिड बेसिस जो है वो अपन को इन वाटर बताना होता है, ये अपन को पता, पहले ही अपन ने लिखा था कि उसमें लिमिटेशन है, वाटर होना चाहिए मीडियम। अब अपन लिखेंगे, इसकी बात करेंगे, तो इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड है, हो सकता है क्या ये? तो अपन कहेंगे प्रोटॉन देगा तो हो जाएगा, जैसे वाटर वाटर से रिएक्ट करता है ना और ऐसे बनाता है।
ऐसे ही अमोनिया विच इज अ सॉल्वेंट भी अमोनिया से दिया और ऐसे बना, ये भी ऐसे बना। मतलब इसका भी आयनाइजेशन होता है, सेल्फ आयनाइजेशन, जैसे वाटर में होता है। अच्छा, तो फिर आपने सेल्फ आयनाइजेशन इधर क्यों नहीं लिखा? नहीं, वो सॉल्वेंट थोड़ी है। जो सॉल्वेंट होते हैं, जिनको अपन लिक्विड जैसे यूज करते हैं, जिनको अपन मीडियम जैसे यूज करते हैं, उनको कहते हैं सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्वेंट बता दो भाई जो सेल्फ आयनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे सॉल्वेंट लिख लेते हैं, लेकिन इसमें वाटर नहीं था ना, इसमें प्रोटॉन दे तो रहा है और एक प्रोटॉन ले भी रहा है, लेकिन वाटर नहीं है, इसलिए इसकी बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बात करनी है तो वाटर होना चाहिए। वो अपन ने लास्ट टाइम सीखा। अरनियस एसिड वो होते हैं जो पानी में H+ आएंगे, अरनियस बेस वो होते हैं जो पानी में OH- आते हैं। इधर पानी की बात ही नहीं हो रही। लेकिन पानी के अलावा ये अपने ही सॉल्वेंट में तो प्रोटॉन दे सकता है ना। हाँ, तो ब्राउनस्टेड में कोई ऐसा नहीं था लिमिटेशन की कोई सॉल्वेंट होना चाहिए, उसमें तो था भाई कोई प्रोटॉन दे सकता है, वो एसिड है, जो प्रोटॉन ले सकता है वो भी सकता है। तो ये प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। अच्छा, तो ऐसे सॉल्वेंट बता दो जो ऐसे सेल्फ आयनाइजेशन शो करते हैं। ऐसे सॉल्वेंट होते हैं वाटर, फॉर्मिक एसिड, इसको अपन फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉल, इथेनॉल, CH3COH, ये वो सॉल्वेंट है जो अपने ही मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन देगा एक प्रोटॉन लेगा। वाटर और अमोनिया तो मैंने आपको बता दिया, ये सब भी ऐसा। और मैंने इनके पोलैरिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा पोलर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये, ऐसे पोलैरिटी, ऐसे पोलैरिटी है। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर ये भी गिवन होता तो मैं इसको भी सेल्फ प्रोटोनेशन में लिख सकता था, लेकिन ये तो एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड, तो इसका मतलब ये अरनियस एसिड भी हो जाएगा जो फॉर्मिक एसिड होगा। अल्कोहल इज नॉट एसिडिक, वो बताऊंगा मैं धीरे धीरे। तो इसको इसको अपन कहेंगे भाई ये लुईस एसिड नहीं हो सकता, ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है, लुईस बेस है ये नहीं। तो अपने लुईस एसिड का एक भी एग्जांपल नहीं आ रहा। एक तो एग्जांपल लिखो लुईस बेस। चलो अच्छा, दूसरा लेते हैं, BCl। ना तो इसमें H+ साइन दिख रहा है, ना OH- साइन दिख रहा है। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये नहीं है तो ये भी नहीं है। तो इधर था, ये नहीं था लेकिन ये था। मैंने आपसे कहा था जो ये होगा वो ये भी होगा, जो ये होगा वो ये होना जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें वाटर का लिमिटेशन होता है, वाटर होना कंपल्सरी। इसलिए कहा था मैंने कि भाई जो ये होगा वो ये तो 100% होगा, लेकिन जो ये होगा वो ये होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर का लिमिटेशन। अपन कहेंगे भाई इसमें ब्राउनस्टेड, इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट ना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कहाँ, ये तो वैसे ही बोरॉन होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, तो ये भी नहीं होगा। प्रोटॉन लेगा कहाँ, ये हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, देना नहीं जानता। तो सेंट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो अपन उसे लुईस एसिड, मतलब ये BCl3 टाइप के कोई कंपाउंड हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उनको कैसे प्रूव करेंगे कि वो एसिड है? ना तो इस थ्योरी से बता सकता हूँ, ना इस थ्योरी से बता सकता हूँ, मुझे लुईस थ्योरी से। उनको क्लियर हो गया, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मैंने काफी कुछ बताया।
ये अपने लिए मोर देन सफिशिएंट, राइट, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब मैं इसको हटा, अब अपन लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, अपन थोड़ा सा बात करते हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये वर्ड अपन काफी सुनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वर्ड अपन काफी सुनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ फिर, है ना। सॉल्वेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा, बट वो सेपरेटली बताएंगे, हैं, सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। अब अपन कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स ना, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिस जो कैटाइन और एनाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, which can give cation or anion, they are called electrolytes, which gives cation and anion, which gives cation and anion is called electrolyte। जो कैटाइन और एनाइन देंगे अपन को वो इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अपन लिखेंगे भाई एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब एसिड लिखूंगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, वीक एसिड भी। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड भी पता है और वीक एसिड भी पता है, अपन को अच्छे से पता है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, बाकी सारे अपन को वीक पता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स which dissociate completely in water, completely in water, उनको कहते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक which incompletely dissociate, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन को कहते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, मतलब मोर देन 90% होगा तो भी अपन उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रखेंगे, और अगर किसी का सॉल्युबिलिटी 10% से कम है तो अपन उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट में रखेंगे। तो अगर किसी का सॉल्युबिलिटी 90% से ज्यादा हो गया तो अपन उसे कहेंगे वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। Up to strong electrolyte, then up to 90% what? They can be considered as soluble electrolytes. 90% से ज्यादा अगर solubility है तो almost 100% अचीव कर लेते हैं, और अगर 10% से कम solubility है तो अपन कहते हैं कि यार वो तो बहुत वीक है, बहुत वीक, वाटर में insoluble होगा। मतलब 10 to 90% का जो रेंज होगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कोरिलेटेड होगा कि वाटर में कितना डिसोसिएट, 20%, 30%, 40%। क्यों? क्योंकि 10% से अगर कम सॉल्युबल है ना वाटर में, बोल देंगे भाई इनसॉल्युबल है वाटर। अब किसी का सॉल्युबिलिटी अगर 10% ही नहीं है तो सॉल्युबल कैसे बताऊं? और अगर 90% से ज्यादा सॉल्युबल है तो कहेंगे भाई आप 100% अज्यूम कर लो, इट इज 100% डिसोसिएटेड, द डिग्री ऑफ डिसीजन इज 1, अल्फा का वैल्यू आप उससे 1 हो, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड तो अपन को पता है कि वाटर में कौन डिसोसिएट होते हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने लिख रखे हैं, और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन ने लिख रखे हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने, और ये भी मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख रहा हूं, ताकि लिख रहे हैं तो फिर ऑर्डर ही लिख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी सब वीक। हमारे सिलेबस में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ये है, बाकी सब वीक। मैंने आपको बताया था, अपन को सुपर एसिड वगैरह कोई बोलता है अपन को कोई मतलब नहीं है, वो पूछेंगे एग्जाम में तो हमको मतलब है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे हमें कोई मतलब नहीं किसको क्या आता है। तो अगर अपन पानी में इसको डालेंगे ना तो ये 100% डिसोसिएशन मानेंगे अपन पानी में। जितना HI है उतना ही H+ आइन, उतना ही I- आइन आएगा। अगर हमने 10 ये डाले हैं तो 10 H+ आइन और 10 I- आइन आएंगे सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग।
इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड मतलब विच आर वीकली डिसोसिएटेड, सो वी नो दैट भाई बाकी वीक में अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनके अलावा कुछ भी लिखो एसिड, हमें क्या पता है, इनके अलावा कुछ भी लिखो हमें क्या पता है, हमें तो सभी वीक बताओ, कुछ भी लिखो। अच्छा, वीक को पहचानने का कोई और तरीका है क्या, कि क्वेश्चन में मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया, मैं कंफ्यूज हो गया, इसको स्ट्रांग बताऊं या वीक बताऊं, तो फिर क्या करें? तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर किसी, जैसे अपन को पता है अपन ने लिखा हुआ Kc का वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर -3 है, तो बता देना कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। जो वीक एसिड्स होते हैं ना, इनके लिए अपन Kc को लिखते हैं एसिड के लिए, है एसिड के लिए Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऐसे बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं उसे। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर किसी किसी एसिड का Ka का वैल्यू 10 की पावर -3 है, इसका मतलब है कि वो डिसोसिएशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो अगर किसी का Ka का वैल्यू मतलब उसके डिसोसिएट प्रोडक्ट बनाने का टेंडेंसी अगर 10 की पावर -3 या उससे छोटा गिवन है, अपन को अपन मना कर देंगे कि भाई ये एसिड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। हम 10 की पावर -3 होता तो निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, निगलेक्ट करके अपन अपने कैलकुलेशंस करते हैं। तो अपन बताएंगे ये HOCl इज अ वीक एसिड बिकॉज़ इसका 10 की पावर -3 होता है। सो इफ Ka is less than or equal to 10 की power -3 for acid, then it is weak. It is weak acid and will exist in equilibrium. वो ना पानी में इक्विलिब्रियम के फॉर्म में इन वाटर, मतलब जब उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा वाटर। ठीक है, मतलब अगर कोई वीक एसिड है, इनके अलावा कोई आता है तो हमें पता है वो वीक होता है। अब कभी होगा कि भाई मेरी मर्जी बताओ ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो अपन कहेंगे पहले एनाइन तो बताओ कौन सा है, लेकिन उसके लिए के गिवन, तो अपन कहेंगे के गिवन है ना, 10 की पावर -3 से छोटा है ना, जो मर्जी चाहे लिख लो, ये वीक एसिड है, मुझे ये पता है। तो ऐसे ना वो मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के कुछ रिप्रेजेंटेशंस बना देंगे, जैसे ABCD दो एसिड है, एक ए है एक HB है और इसका के 10 की पावर -4 है, तो अपन कहेंगे ज्यादा के एक किसका है, इसका, इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाता होगा। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाता होगा, इसका मतलब है कि ये पानी में ज्यादा डिसोसिएट होता होगा, तो फिर ये ज्यादा H+ साइन देगा, क्योंकि इसका Kc का वैल्यू ज्यादा है ना, इसका Kc का वैल्यू कम है, तो जिसका Kc का वैल्यू ज्यादा होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। इस मतलब कि ये वैल्यू देख के मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन सा वीकर एसिड है। सो इस काम में भी आएगा अपन को के और के बी, तो एसिड पहचानने का तरीका जो थोड़ा अपने लिए हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि भाई अपने पास गिवन हो के ए और के बी का वैल्यू, तो अपन बता सकते हैं। अब अपन बेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, अगेन द सेम थिंग, स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट, अपन उसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे, और स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बता रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बता रखे हैं।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दें, KOH, NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन द बाउंड्री लाइन। इसके अलावा बाकी सब बनने का वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब वीक, ठीक है। तो वीक क्या होते हैं? जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट, जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट वो वीक हो जाए। तो अपन कहेंगे कौन से भाई वीक बेसिस? तो अपन कहेंगे इनके अलावा कुछ भी लिख लो, हमें क्या, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपकी मर्जी, आप जो चाहे बेस लिख लो। ऑर्गेनिक बेसिस होंगे तो सारे वीक ही बताते हैं बंदे। तो ऐसे हाइड्रोक्साइड अपन को गिवन होंगे तो अपन बता देंगे, और या फिर अपन कहेंगे इफ, अब जैसे के ए एसिड के लिए होता है तो के बी बेस का केसी होगा, केसी फॉर द बेस। अगर केसी जैसे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के बी, अगर इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10⁻³ है फॉर बेस, then it is weak and exist in equilibrium state, equilibrium in their aqueous solution, in aqueous solution। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा ना, और इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों? बनाएंगे हम तो, हमें तो वो इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने हैं जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हैं। जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं करेंगे उनको क्यों पढ़ना? तो या तो हमें पता हो कि ये वीक एसिड वीक बेस है, या फिर हमें ये वैल्यू आनी चाहिए कि भाई के बी गिवन है किसी का तो वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। अब अपन सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट दो टाइप्स होता है, एक वीक सॉल्ट, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। आपको एसिड बेस अच्छे से पता चल गया कि एसिड कौन सा वीक होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, बेस कौन सा वीक होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पर हटा के यहीं पर लिखना चाहता हूँ सॉल्ट के लिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं हटा दूं इसको, यहीं पे सॉल्ट लिख देता हूँ मैं। एसिड बेस आपने लिख लिया होगा, थोड़ा उधर को लिखूंगा तो मे भी पॉसिबल, क्योंकि वो कैमरा थोड़ा ऐसे है कि उधर थोड़ा सा ब्लर दिखता है कभी कभी, तो मैं इसको यही लिखना चाहता हूँ। तो एसिड बेस तो अपन को पता चल गया कि भाई कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं अब सॉल्ट को लिखना चाहता हूँ, तो चलो सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट में भी मैंने आपको लिखा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और वीक सॉल्ट। अब अपन क्या कहेंगे, वो सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वो होते हैं which are formed by strong acid and strong base। strong base, अच्छा, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो ऐसे आपने बताया हुआ है कि अगर मुझे ये सॉल्ट गिवन है, बताओ ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो अपन ने कहा था ऐड कर लो। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं एसिड और बेस, तो बता देना न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा, आप न्यूट्रल सॉल्ट की बात कर रहे हो, वो स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल, वो स्ट्रॉन्ग। If the salt is made up of, if salt is formed by weak acid plus strong base, अपन को पता है अगर दोनों में से कोई स्ट्रांग होगा तो दोनों में से जो स्ट्रांग होगा सॉल्ट का नेचर वही होता है, स्ट्रांग बेस, बेसिक सॉल्ट। अपन को पता है वीक एसिड अपन एसिड, स्ट्रांग बेस है नहीं चले लेते, मतलब दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। अगर मैं स्ट्रांग एसिड ले लूं
और वीक बेस ले लेता। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट लिख दूंगा, हमें क्या करना है, अच्छा एसिडिक सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl है, वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं, तो विल गेट अमोनियम प्लस वाटर तो होता ही है। और अगर मैं दोनों ही वीक ले लूं तो वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर वो मतलब वीक एसिड वीक बेस है तो वीक सॉल्ट हो जाएगा। तो वीक सॉल्ट which is almost neutral but not neutral है, almost neutral. It depends कि भाई कैसे बनाया आपने। जैसे अपन कहेंगे वीक एसिड, भाई वीक एसिड में एसिटिक एसिड ले लेते हैं और इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये जो सॉल्ट बनेगा ना, इसको अपन अमोनियम एसिटेट सॉल्ट बोलते हैं। ऐसे अमोनियम एसिटेट प्लस वाटर, इसमें भी वाटर बना होगा, इसमें भी वाटर बना होगा। और इधर आपने जो लिखा होगा सॉल्ट जो आप लिखोगे, उसमें आप लिखोगे भाई NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCl बनेगा विच इज द न्यूट्रल सॉल्ट, और ये H2, ये न्यूट्रल है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कहेंगे देखो भाई ये न्यूट्रल सॉल्ट, अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो अपन कहेंगे अच्छा इसका मतलब है अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ये तो आपने स्ट्रॉन्ग बेस बताया मुझे, और स्ट्रॉन्ग एसिड भी दिया, तो क्या मैं ये बोल दूं कि इससे जो सॉल्ट बनेंगे वो सबके सब न्यूट्रल सॉल्ट होंगे? बिल्कुल, ये तो आपको किसी भी सॉल्ट को देख के कैसे बताते हैं वो न्यूट्रल है एसिडिक या बेस। व्हाट आई मीन इज, ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है ना, दे हैव pH इक्वल टू 7। सिर्फ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ही सॉल्ट, सभी सॉल्ट का थोड़ी pH से होता है भाई। एसिड है तो pH लेस देन 7, बेस है तो pH ग्रेटर देन 7, और सॉल्ट है तो pH 7 थोड़ी होता है। सभी सॉल्ट का pH 7 नहीं होता, ओनली न्यूट्रल pH इज इक्वल टू 7। बेसिक सॉल्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है pH ग्रेटर देन 7, एसिडिक सॉल्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है pH लेस देन 7, और वीक सॉल्ट होगा तो मैंने इसमें ऑब्वियस सी बात है pH इज नियरली 7 बट नॉट इक्वल टू 7। मतलब डिपेंड करेगा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो pH लेस देन 7 होगा, 7 से थोड़ा कम होगा। अगर इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो pH 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिक हो जाएगा। वो उनके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। चैप्टर तो पढ़ना है ना अभी, pH कैलकुलेशन। The 75% part of the chapter is pH calculations. इनका आप कोई भी कंसंट्रेशन दो, कुछ भी दो कैलकुलेशंस में, अगर ये है तो इसके लिए pH हमेशा 7 होगा, चाहे कितना भी वॉल्यूम हो, कितना भी कंसंट्रेशन हो, कितना भी डाइल्यूशन करो, अगर ये इस टाइप के सॉल्ट हैं तो उनके pH हमेशा 7 होगा। तो सॉल्ट दो टाइप्स हो गए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट में अपन को प्रूव करके दिखाना होगा कि बताओ ये बेसिक सॉल्ट है, प्रूव करके दिखाओ। तो वो तो उनको पता है, पानी में डाल लो, ये एसिडिक एसिड, ये NaOH बनाएगा। तो वीक एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, पानी में डाल के प्रूव कर दिया अपन, लेकिन pH भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे अपन चैप्टर। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएटेड वाटर, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है व्हिच आर पार्शियली डिसोसिएटेड इन वाटर। तो सॉल्ट में हमको ये जानना था कि कौन से स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हैं और कौन से वीक सॉल्ट।
जनरली वीक सॉल्ट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनका कोई के बी नहीं होगा क्या? नहीं, इनका कोई के बी नहीं होगा। इनमें हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे अपन, क्योंकि अपन को पता है कि भाई इनमें कौन सा वीक होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग कैटायन एनाइन होंगे, उनका हाइड्रोलिसिस मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि ब्रॉन्स्टन लाउरी में मैंने आपको बताया है कि अगर मुझे ऐसे सॉल्ट गिवन है, तो ये सॉल्ट में अपन को पता है कि ये एसिडिक एसिड बनाएगा, वीक एसिड, और ये NaOH बनाएगा अगर पानी में डालेंगे तो। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये बेसिक सॉल्ट है। सो वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। ये बनने पड़े हुए, ये मैंने आपको काफी टाइम लगा के पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया। और अपन ने कहा कि ओनली स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड्स हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब ये पानी से रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। अगर ये पानी से रिएक्ट करेगा तो अपन बता देंगे भाई देखो ये एनाइन है, और अगर ये पानी से रिएक्ट करेगा तो पानी में क्या बनाएगा, ये एसिडिक एसिड एंड OH माइनस है। पानी में क्या बना रहा है ये? क्या बना है इसने पानी में? OH माइनस है। प्रूफ हो गया ना, एक्स्ट्रा OH बन रहा है। और अगर अपने सोल्यूशन में एक्स्ट्रा OH बनेगा, इसका मतलब सोल्यूशन में OH आ रहा है, यही तो बताना था अपन को कि प्रूफ करो ये बेसिक है। तो पानी में डाल के हमने प्रूफ कर लिया कि देखो पानी में OH आ रहा है, इसका मतलब है। अब दोनों में से जो कैटायन और एनाइन थे ना, अपने पास ये कैटायन था, ये एनाइन, दोनों में से कौन पानी से रिएक्ट करेगा, वो ब्रॉन्स्टन लाउरी थ्योरी में अपन ने सीखा था। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ भी हो सकता है, वीक और स्ट्रॉन्ग। अगर पानी में उनको डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और वो केटाइन्स और एनाइंस में फॉर्मेशन होंगे, तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। एनी कंपाउंड व्हिच कैन गिव केटाइन्स एंड एनाइंस इन वाटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वाटर को, ठीक है ना? अब मैं आपको वाटर को डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। सो वाटर में अपन को डिस्कस करना होता है दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये बोल के अपन लिखते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एंड द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिनोटेड बाय आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिनोटेड बाय KW। उसको KW, ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता है वो। आयनिक प्रोडक्ट मतलब कुछ आयंस का प्रोडक्ट होता होगा, उसको अपन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। आयंस के प्रोडक्ट, तो नाम ही बोल रहे हो आप, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अच्छा, आयंस के प्रोडक्ट को बता रहे हो। चलो अपन वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। हम सबको पता है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि प्योर वाटर में H+ आयन और OH नेगेटिव आयन होते ही नहीं है। और अगर होते हैं तो नेग्लिजिबल अपन कहेंगे भाई, वो भी इसलिए कि इम्प्योरिटी है। क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बनाना थोड़ा मुश्किल है। डिस्टिल वाटर बनाएंगे उसमें भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर से आ ही जाएगा, तो अपन कहेंगे प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मिनरल इन वाटर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सी वाटर में ज्यादा मिनरल्स होते हैं, इसलिए वो मिनरल की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो रस्टिंग वगैरह भी उसमें इजीली हो जाती है। इसलिए जो घर सी के पास होते हैं उनमें ज्यादा रस्टिंग होता है, उनके विंडोज वगैरह में, एज कंपेयर टू अदर्स। अब अपन लिखेंगे ठीक है, वाटर इज अ वीक लिक्विड, वाटर इज अ वीक लिक्विड, वीक लिक्विड। और वाटर के लिए अपन लिखेंगे तो अपन लिखेंगे H2 होता है, ऐसे डिसोसिएट होके H+ आयन और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। ये बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो अगर मुझे वाटर का Kc लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय, अपन लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2।
This can be written as Kw divided by H2. Actually, Kw is the product of ions. That's why we write it as a ionic. और वाटर में कौन से आयन्स होंगे? ये H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन। तो इस इनके प्रोडक्ट को बोलते हैं अपन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट? So Kw is the ionic product of water. अगर वाटर डिसोसिएट होगा तो जितने H प्लस आयन बनेंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन बनेंगे। अपन को एक बात पता है, अपन चाहे तो इसको डिसोसिएशन KD मतलब डिसोसिएशन ऑफ वाटर लिख रहे हैं, क्योंकि पानी में सिर्फ फ्री H प्लस आयन नहीं होता ना, वो H3O पॉजिटिव बन जाता है, मतलब उसका प्रोटोलाइसिस भी हो जाता है। मतलब अपन ऐसे मैंने पढ़ाया ना आपको, ऐसे भाई एक पानी तो डिसोसिएट हुआ लेकिन वो दूसरे पानी से रिएक्ट करके ऐसे बना, तो मतलब ये प्रोटॉन देगा और इसका प्रोटोलाइसिस हो गया, प्रोटॉन उससे रिएक्ट कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको अपन डिसोसिएशन कह देते हैं। अपन वाटर के डिसोसिएशन की बात करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन को पता है जितने H प्लस आयन बनेंगे उतने ही तो वाटर रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनेगा, तो जितना H3O पॉजिटिव आप लिखोगे उतने ही H प्लस आयन अज्यूम करूंगा, तो इसका अमाउंट, इसका कंसंट्रेशन और H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर होंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड Kw इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -14। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये Kw है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू अपन को दिया, इतना होता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे क्या कि भाई हमें एक बात पता है कि at 25 degree centigrade, Kw will be equal to concentration of H plus ion into concentration of OH negative ion. obviously बात है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ना, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो आयंस के प्रोडक्ट को लिखते हैं अपन, तो उसी को तो कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अच्छा, इसका मतलब है इसका जो वैल्यू है दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू वो कितना होना चाहिए, 10 की पावर -14। सो 10 की पावर -14 विल बी इक्वल टू concentration of H plus ion into concentration of OH minus ion। ये पानी डिसोसिएट होता है, मतलब जब पानी डिसोसिएट होता है तो अपन को पता है जितने ये बनेंगे उतने ये भी बनेंगे, तो फिर ठीक है ना, अगर जितना ये बनेगा उतना वो भी बनेगा, क्योंकि अगर एक भी वाटर डिसोसिएट हुआ तो ये भी एक बनेगा और ये भी एक बनेगा। अगर 10 डिसोसिएट हुए तो 10 ये बनेंगे, 10 ये बनेंगे, मतलब इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होंगे ना। हाँ, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ये दोनों अगर बराबर हैं तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं रूट लेके ऐसे लिख लूँ, concentration of H plus ion will be equal to 10 की पावर -7 and concentration of OH negative ion will be equal to 10 की पावर -7, बिल्कुल लिखो। अच्छा, तो जब वाटर डिसोसिएट होता है तो इन दोनों में जो इनके कॉन्सेंट्रेशन बनते हैं वो ये बनते हैं, बिल्कुल, जब वाटर डिसोसिएट होता है तो ये कॉन्सेंट्रेशन बनते हैं। अच्छा, एक तरीके से आप मुझे ये बता रहे हैं कि H2O जो है, अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा ना, OH माइनस है, अगर वाटर का कंसंट्रेशन अपन से पूछेंगे 1 लीटर में, ये 1 लीटर में वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है बताओगे तुम मुझे? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन 1 लीटर? मोल्स पर लीटर लिखना होता है ना अपन को इधर, तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर? कोई भी नहीं बता रहा मुझे। अच्छा ठीक है, आपने कहा 1 लीटर ऑफ वाटर, तो मैं लिखूंगा 1000 ml। वाटर की डेंसिटी बताओ। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर, देयरफॉर पर लीटर है ना, नंबर ऑफ मोल्स,
वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कर लेता हूँ, वेट इन ग्राम्स, तो कर लेता हूँ ना 1000 डिवाइडेड बाय 18, 55.56 आ रहा है। ये लो भाई, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अपन ने मोलरिटी में भी सीखा था, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मोलरिटी में पढ़ा है अपन ने। इसका मतलब है इसका कंसंट्रेशन 55.56। इनिशियल कंसंट्रेशन लो, इनिशियल मोल्स कितने होंगे, तो अपन ने लिख लिया 55.56। ये 0, ये 0, ये x और ये x और ये हो जाएगा 55.56 माइनस x। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे x का वैल्यू कितना बता रहे हो आप? इन दोनों के प्रोडक्ट को बता रहे हो आप कितना, 10 की पावर माइनस 14। मतलब ये 10 की पावर, मतलब x का वैल्यू 10 की पावर माइनस 7, x का वैल्यू अगर 10 की पावर माइनस 7 है तो यहां से नेगलेक्ट कर लो फिर। भाई x का वैल्यू अगर 10 की पावर माइनस 7 से माइनस क्या करूं उसमें 10 की पावर माइनस 7। अच्छा, इसका मतलब वाटर के डिसोसिएशन का केसी कितना होगा, के डिसोसिएशन ऑफ वाटर लिख लो, के डब्ल्यू अपन को पता है कितना होता है, ये कितना हो गया 50 पर, क्योंकि इससे x माइनस करेंगे तो नेग्लिजिबल है ना x, तो उसके कंपैरिजन तो कितना आया अपने पास। इसको ना मैं 1000 में 18 ही लिखा है, 18 ऊपर चला गया, 1000 है तो 1000 इधर 1000 के ऊपर लेके जाऊंगा तो 17 हो जाएगा, तो 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 आ गया। ले भाई, kd फॉर वाटर आ गया, k डिसोसिएशन ऑफ वाटर 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 16। 55.56 को वैसे लिखा रहने देंगे तो ज्यादा इजी लग रहा ना मुझे कैलकुलेशंस। मतलब से केसी ऑफ वाटर कोई पूछेगा वाटर के डिसोसिएशन के लिए केसी बताओ, वो है। तो फिर केडब्ल्यू क्या होता है, केडब्ल्यू थोड़ी केसी ऑफ वाटर होता है, वो तो आयनिक प्रोडक्ट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट ऑफ H plus ion and OH negative ion of water present in the solution at 25 degree centigrade is Kw, that is equal to 10 की पावर minus 40। आपको पता चल गया what is Kw and what is Kc for water, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर नहीं भूलना है, क्योंकि मेंस वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पूछेंगे वो बताओ वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, और मैं तो कई बार पूछूंगा आपसे वाटर का कंसंट्रेशन बताओ 1 लीटर में कितना होता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो वाटर में H प्लस आयन है, वाटर में OH नेगेटिव है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में H प्लस आयन कितना होता है 10 की पावर माइनस, OH माइनस आयन कितना होता है 10 की पावर माइनस। अब अपन को एक बात पता है, pH, pH मतलब पावर ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, पावर ऑफ H plus ion in the solution, in the solution, उसको कहते हैं pH। ठीक है, तो pH का कोई फॉर्मूला होता है क्या? pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ये pH होता है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे pH अगर वो होता है H प्लस आयन को यहां पर कंसीडर कर लेते हैं भाई, pH ऑफ वाटर माइनस लॉग ऑफ H प्लस, H प्लस आयन कितना है 10 की पावर माइनस, तो pH कितना आएगा लॉग 10 की पावर माइनस 7, अपन को सॉल्व करना आता है, वाटर का pH 7 होता है। तो वाटर का pH जैसे pH होता है वैसे pOH होता है, पावर ऑफ OH माइनस साइन इन द सॉल्यूशन, pOH।
तो वाटर का पीओएच कितना होगा, तो लिखेंगे भाई उसमें क्या, पीओएच ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस साइन, और OH माइनस साइन कितना गिवन है अपन को, 10 की पावर -7, तो पीओएच कितना आएगा, 7 आएगा। तो वाटर का पीएच भी 7 होता है और पीओएच भी 7 होता है। अगर वाटर का पीएच भी 7 होता है और पीओएच भी 7 होता है तो टोटल पीएच कितना होगा वाटर का, तो अपन कहेंगे दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि इससे अपन बता सकते हैं ना कैसे, इससे माइनस लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, 10 की पावर -14 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस साइन, लॉग लेना अपन को आता है, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -14 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन, और इन दोनों में बीच में प्रोडक्ट है तो प्लस लिख लेता हूं, और लिख लूंगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस साइन, मैंने दोनों तरफ माइनस लॉग, तो माइनस लॉग ये तो 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा पीएच प्लस पीओएच, ये हो गया भाई। मतलब फॉर एनी सॉल्यूशन पीएच प्लस पीओएच विल बी इक्वल टू 14। वाटर के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट विल बी इक्वल टू KW विल बी इक्वल टू 40। मैं यहाँ पर एक तो ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5, और इधर माइनस साइन होने की वजह से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि pH is inversely proportional to H plus I, or pH will be POH is inversely proportional to OH minus. We are given like this. We are given like this. pH and POH. Right? अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, that pH and pH 1 2 इक्वेशन ऐसे थोड़े ध्यान रखना, मैं पहले एक बार थोड़ा सा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर फैक्टर भी आ रहा है, उस टेम्परेचर फैक्टर को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर अपन आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। पहले वो थोड़ा सा टेम्परेचर फैक्टर, भाई हर बार आप टेम्परेचर पे क्यों मतलब फोकस करके बता रहे हो कि टेम्परेचर 25 ऐसे, तो क्या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कुछ चेंज होगा क्या, ऐसी बात कैसी चेंज होगा, तो तुमको अच्छे से पता, टेम्परेचर चेंज करोगे तो कैसी चेंज होगा, कैसी चेंज होगा तो आयनिक प्रोडक्ट चेंज होगा। पर इसका डिसोसिएशन इतना कम हो रहा है, ये डिसोसिएशन है ना, अब किसी को तोड़ना मतलब डिसोसिएशन, वो हमेशा अंडोथर्मिक होता है, मतलब अगर मैं इसको तोड़ना है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, मैं इस पार्ट पे वापस आऊंगा, क्योंकि अपन को न्यूमेरिकल सारे इसी पार्ट से सॉल्व करने हैं और मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, बट ये पार्ट आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देख 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन ने लिखा KW 10 की पावर -14 होता है, मतलब पीएच स्केल इज 10, पीएच स्केल जो होता है वो अपन को ऐसे पढ़ना है, अभी अपन ने लिखा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 आ रहा है, ये पीएच स्केल था। तो अपन क्या करेंगे, पीएच स्केल जो है वो 0 to 14 के बीच में, और बीच में 7 होगा जिसको अपन न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। अगर किसी का पीएच लेस देन 7 है तो वो एसिड है, और किसी का पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो बेस है। वो कैसे, तो अपन कहेंगे देख भाई, वाटर का पीएच 7 था, अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा तो पीएच H प्लस साइन बढ़ेगा, वाटर का पीएच 7 था, अगर ये वैल्यू बढ़ेगा, अपन ने अभी लिखा था मैंने लास्ट, अगर तुम H प्लस साइन बढ़ाओगे तो पीएच कम होगा, और अगर पीएच कम होगा तो पीओएच बढ़ेगा। वाटर का पीएच 7 था, इसका पीओएच 7 था, अगर वाटर में H प्लस साइन डालोगे तो ये वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि इसका मतलब है ये छोटा होगा, अगर ये छोटा होगा मतलब ये अगर छोटा हुआ तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि एसिड के लिए पीएच लेस देन 7 और बेस के लिए पीएच ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल पॉइंट पे 7। अगर अपन
पानी में H+ आयन ऐड करेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो पानी के लिए तो pH 7 था, तो अगर H+ आयन बढ़ा पानी में तो H+ आयन बढ़ेगा तो pH कम होगा, और pH कम होगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 14 रहेगा। तो अगर मैं पानी में OH डालूं तो ठीक है ना, POH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस, ये भी तो लिखा था। तो अगर पानी में OH ऐड करोगे तो ये बढ़ेगा, तो POH कम होगा, मतलब अब ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो बेसिक सोल्यूशन के लिए POH छोटा होगा, इससे 7 की जगह वो 6 हुआ, तो pH क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसलिए अपन ने लिखा कि अगर पानी में बेस ऐड करोगे तो pH ग्रेटर देन 7 होगा। ये कॉमन सेंस से कभी गलती नहीं होना चाहिए तुमसे, ये पार्ट में कभी गलती नहीं करना। वाटर का pH 7, एसिड डालोगे तो pH लेस देन 7 आना ही चाहिए। बेस ऐड करोगे तो POH लेस देन 7 होगा, लेकिन pH ग्रेटर देन 7। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, ये सबके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए, कॉमन सेंस। अब इतनी गलती तो नहीं करेंगे अपन। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, इनके कॉन्सेंट्रेशन चेंज, मतलब इनके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो पीएच के कोई बात नहीं, 0 to 13 के बीच में आ जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट 6.7 लिखूंगा, 6.5 लिखूंगा 7 की जगह, न्यूट्रल पॉइंट आएगा। अगर मैं टेम्परेचर को और बढ़ा दूं तो बढ़ा, KW में चेंज कर लूंगा, पीएच स्केल चेंज कर दूंगा। हर एक टेम्परेचर पे अलग पीएच स्केल होगा, बिल्कुल। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो मैं पीएच स्केल चेंज करूंगा, न्यूट्रल पॉइंट 6 पे। तो अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड pH इज इक्वल टू 6.7, तो बताओ सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? ऑब्वियसली बात है, न्यूट्रल पॉइंट 6 पे आ रहा है, अगर उससे ज्यादा pH होगा तो बेसिक होगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट के इस तरफ रहोगे तो एसिडिक है और उस तरफ जाओगे तो बेसिक है। हर एक टेम्परेचर पे न्यूट्रल पॉइंट डिफरेंट होता है, लेकिन चैप्टर में टेम्परेचर बहुत कम चेंज करेंगे सिर्फ इसी पार्ट के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, तो अगर मान लो मुझे 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे pH गिवन है 6.1, देन आल्सो इट इज बेसिक, क्योंकि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो pH स्केल में 6 पे न्यूट्रल पॉइंट है, उधर रहोगे तो बेसिक होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको 0 डिग्री करूं तो हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम करने से डिसोसिएशन कम होगा, KW बिकम दिस। ठीक है, तो pH स्केल, ठीक है, pH स्केल विल बी 0 to 15 हो जाएगा फिर, और बीच में 7.5 आपका न्यूट्रल पॉइंट है। अब आप इसमें जो मर्जी चाहे पूछ लो हमसे, न्यूट्रल पॉइंट के इधर है तो एसिड है, उधर है तो बेस है, ये हो जाएगा एसिडिक और बेसिक। We can write like that. ठीक है, अब मुझसे पूछा गया एक पार्ट, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड pH is equal to 6.2, the solution will be basic, at 0 degree centigrade the pH is 7.4, the solution will be acidic, obviously आपने टेम्परेचर चेंज किया। मुझसे पूछा गया कि एट
मुझसे पूछा गया ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर of water from 25 degrees centigrade to 60 degrees centigrade. The water becomes. तो वाटर मैंने 25 से 60 पे चेंज किया, तो मुझसे पूछा गया कि वाटर बताओ ज्यादा एसिडिक हो जाएगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल रहेगा, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे अपन? टेम्परेचर चेंज करने से वाटर का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने 60 किया, तो वाटर एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा या न्यूट्रल ही रहेगा? क्या कहेंगे अपन? तो अपन कहेंगे देखो भाई, टेम्परेचर चेंज करने से जितने H+ आयन आ रहे हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन आ रहे हैं ना, तो फिर वाटर एसिडिक और बेसिक क्यों रहेगा? अगर जितने H+ आयन है उतने ही OH नेगेटिव आयन भी सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो टेम्परेचर चेंज करने से वाटर एसिडिक और बेसिक नहीं होगा, वो तो न्यूट्रल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अब न्यूट्रल पॉइंट भी तो शिफ्ट कर रहे हैं ना, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो। ऐसा थोड़ी हो रहा है टेम्परेचर चेंज करने से नहीं न्यूट्रल पॉइंट 7 ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है, फिर तो चेंज करना ही पड़ता। लेकिन टेम्परेचर आप कुछ भी चेंज करो, आप डिवाइड तो हाफ हाफ कर रहे हो ना, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट तो आपका उसमें वो कर रहे हो ना, आप एडजस्ट कर रहे हो ना। तो जितने टेम्परेचर चेंज करने से जितने H+ आयन है और उतने ही OH नेगेटिव आयन अगर सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल। So on changing the temperature water from 25 to 60 degrees centigrade, the water remains neutral. Remain neutral. But pH scale changes. क्योंकि pH स्केल चेंज हो जाएगा ना, तो वो कर रहे हैं अपन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए तो वो न्यूट्रल रह रहा है, क्योंकि आप pH स्केल को एडजस्ट कर ले रहे हैं। अब अपन कहेंगे कि आप ये चेंज तो कर रहे हो, अब ये हो कैसे रहा है ये तो बता दो, क्या करना होता है? तो अपन कहेंगे वो तो अपन को पता है, इट्स लाइक टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है तो अपन क्या करते हैं उसमें? वेंट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो ये चेंज कैसे करेंगे अपन? वेंट ऑफ इक्वेशन से log ऑफ Kc2 मतलब Kw2 अपन Kw1, और इधर होगा अपने पास वाटर डिसोसिएशन ना, डेल्टा H अपन को गिवन होगा वाटर का उस टेम्परेचर पे। So K delta H of water divided by 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। आप मुझे बस ये वैल्यू दे दो, टेम्परेचर चेंज करके मैं बता दूंगा कि W कितना हो जाएगा वेंट ऑफ इक्वेशन से। राइट? तो अपन बता सकते हैं भाई वेंट ऑफ इक्वेशन से कि कौन कैसे चेंज होते हैं KW। जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो मुझे KD ऑफ वाटर गिवन होगा, इसका डिसोसिएशन कि टेम्परेचर चेंज करने से डेल्टा H क्या होता है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो तो अपन को पता है, वो तो गिवन होगा अपन को इसका डेल्टा H। बस हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KW कैसे चेंज होगा अपन को पता चलेगा, ये देना पड़ेगा आपको, सारे कैलकुलेशन करके बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना ये KD ऑफ वाटर था। अपन से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, जितने मैंने बताया ना मैंने आपको pH स्केल चेंज वाटर के बारे में, यही सब पूछेंगे। अब अपन क्या करते हैं, अब मैं इसको हटा रहा हूं, क्योंकि इससे डिसोसिएशन में ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन फ्रेम करके अपन से पूछेंगे। बाकी इस चैप्टर में सॉल्वेंट कभी चेंज नहीं होगा, वो वाटर ही रहेगा, और टेम्परेचर चेंज जितना मैंने आपको पढ़ाया इसके अलावा कोई टेम्परेचर चेंज नहीं। अब देखिए एक बात ध्यान रखें, टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है, टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। तो अपन क्या करेंगे,
इनपुट ना ये थोड़ा चेंज करता हूँ, ताकि मैं अटेंडेंस भी ले पाऊंगा ना, फिर कौन कौन है कौन नहीं है ना, बस देख लेंगे अपन। मुझे पता भी तो रहे कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं गया ना। चलो भाई सब लोग हैं मतलब, ठीक है। अच्छा मतलब पिछले बार 2 लोग नहीं थे ना, कोई कौन नहीं था? मुझे लगता है कुमाल नहीं था और फरहान नहीं था लास्ट टाइम, बाकी सब लोग थे। हाँ बाकी सब लोग थे, ठीक है। देखो भाई क्लास को मिस नहीं करना है, फिर क्लास मिस करोगे तो गड़बड़ होता है। हाँ अब अपन बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट की। तो पता क्या है, जैसे अपने पास कोई वाटर, देखो पूरे चैप्टर में अपन को आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइट तो आप वाटर में ही बनाओगे ना, सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तो वाटर में ही बनाओगे ना। तो अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास वाटर है, सोल्यूशन तो वाटर में ही बनाना है। तो दिमाग में अपने पहले से ये रहेगा, तो भाई इसके लिए तो कोई मुझसे ये पूछेगा मैं तुरंत बता दूंगा, क्योंकि आपने बताया कि टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा कैलकुलेशंस में इस चैप्टर में। टेम्परेचर चेंज होगा तो केडब्ल्यू चेंज हो जाएगा। अब अपन को ये पता है कि इस सोल्यूशन के अंदर H प्लस आइन और OH नेगेटिव आइन कितना है। अब अपन क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में मान लो मैंने एसिड ऐड किया, अपन को पता है ये बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट तो इसमें ये है, और ये वैल्यू तभी चेंज हो सकती है जब टेम्परेचर चेंज होगा। ये वैल्यू विदाउट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब इट इज लाइक Kc। और मैंने बताया इस चैप्टर में टेम्परेचर चेंज नहीं करने वाले। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे पता है 10⁻⁻14 है। तो मुझे पता है ना, आप सोल्यूशन में एसिड ऐड करो, ये बढ़ेगा ये कम होगा। और अगर ये बढ़ेगा तो pH इज लेस देन 7 एंड pOH इज ग्रेटर देन 7। एसिड ऐड करोगे तो मतलब मुझे ये तो दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि आपने जो सोल्यूशन बनाया है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो मेरे दिमाग में पहले ही पता चल गया मेरा पीएच का वैल्यू क्या आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा सोल्यूशन में आपने ये ऐड किया, लो मेरा पीएच आया 69। पीएच 69 कैसे हो सकता है? मतलब बच्चे ऐसा करते हैं कि पीएच मेरा 69 आया। हाउ इट इज पॉसिबल? 25 14 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, वो भी तब जब सोल्यूशन बेसिक हो तो 14 तक जाऊंगा। अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो 7 से कम होना चाहिए। तो वो दिमाग में अपन अपने कॉमन सेंस से ये दिमाग में रखेंगे कि देख पहले तो मुझे पता है पीएच अगर एसिड ऐड किया तो लेस देन 7 होगा। कितना होगा ये तो बात की बात है, वो कैलकुलेशन बताओगे आप, कैलकुलेट करो। एक बात, दूसरी बात, अगर मैंने बेस ऐड किया तो ठीक है, इसका मतलब बेस ऐड करोगे तो OH बढ़ेगा तो H प्लस आइन कम होगा। बेस बेस ऐड करोगे तो OH बढ़ेगा, H प्लस आइन कम होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो यही रहेगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब है अब pH इज लेस देन 7 तो pH इज ग्रेटर देन 7। ये अपन को पता है। मतलब बेस ऐड के, अब इतना सारा थ्योरी पढ़ाया, एसिड बेस थ्योरी इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद अपन से कोई ये नहीं पूछ सकता कि बताओ ये कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। सब अपन को पता है, चाहे आप सॉल्ट दे दो, एसिड दे दो, बेस दे दो, सब बता रखा है आपने। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वीक कौन से होते हैं, वो तक बता रखा है। अब क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। कैलकुलेट कैसे करते हैं पीएच ये बताओ। ठीक है, मतलब मैं किसी भी सोल्यूशन में किसी भी कंपाउंड को ऐड करूंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि उसमें H प्लस आइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी उसके आगे अपने आप बता दोगे। तो उसके आगे अपने आप बता दोगे मतलब, हाँ तो अगर मैंने तुमको H प्लस आइन कैलकुलेट करना बता दिया तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन कैलकुलेट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई। माइनस लॉग, इसका मतलब मुझे लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अगर लॉग की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको हटा रहा हूँ, सारा पार्ट है ये नहीं बताएंगे अपन कभी, है इसको हटा रहा हूँ। तो अब अपन को पता है कि भाई मुझे अगर ये पता चल जाए एसिड बेस और सॉल्ट कैसे ऐड कर रहे हो तो मैं सारे कैलकुलेशन अपने बता सकता हूँ। अब अपन ये चेक करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लॉग कैसे निकालते हैं और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। मतलब कोई भी वैल्यू दे दो आप मुझे, मैं इसका लॉग बता, मतलब कैलकुलेशन में तुम मुझसे ये नहीं कर सकते
थे कि सर मुझे लॉग कैलकुलेट करना नहीं आता, हमें लॉग टेबल दो या ना दो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सबके लॉग आते हैं। ठीक है, आप चाहे कोई भी वैल्यू दे दो, चाहे एवोगैड्रो नंबर बोल दो, मैं लॉग बता दूंगा उसको। तो चलो अपन सीख लेते हैं कि भाई तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैक्सिमम थोड़े देख लेते हैं और लॉग आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो एक मुझे log 2 पता होता है क्या होता है, log 2 इज इक्वल टू 0.3010 होता है, log 3 होता है 0.477। मैं इसको क्या करूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं 0.3, फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 0.4, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा कैलकुलेशन में। अगर मुझे ये दोनों वैल्यू आते हैं तो मुझे ऑलमोस्ट सारे ही वैल्यू आते हैं लॉग का। अब तो आप जो मर्जी चाहे लॉग पूछ लो मुझसे, मैं सारे लॉग बता दूं। अच्छा ऐसे भैया दो ही वैल्यू से बता देंगे, ऐसे क्या? चलो देखो, log 4, हाँ तो 2 into 2 होगा ना, तो मतलब 2 का स्क्वायर ना, log ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 2 log 2, मतलब log 2 0.3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0.6020, इसका डबल करना है, लिख लिया मैंने। log 5 ना 0.69, log 6 0.7, log 7 0.8, log 8 0.9, log 9 0.95, 0.94 होता है, 0.95 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, log 10 1। अब पता अपन क्या करेंगे, log 5 लिखोगे तो 0.69 कर दूंगा, 7 लिखोगे तो 0.89 कर दूंगा, ये log 6 जो है ना, log 2 into 3 हुआ ना, तो log 2 तो 0.3 था और ये 0.48, तो मैंने 0.78 ही तो लिखा है, 0.79 लिखो या 0.78 लिखो, हमारे लिए तो एक ही बात है, उससे ज्यादा कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आता, ज्यादा कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं है। तो फिर ठीक है, तो log 8 वो तो अपन को पता है, log 8 मतलब 2 to the power of 3, मतलब 3 log 2, 3 log 2 मतलब log 2 is 0.3, तो मल्टीप्लाई करके बता दूंगा 0.3 हो गया। ठीक है, इतने लॉग मुझे अगर पता है, वो भी मैंने काफी कुछ कोरिलेट कर दिया, ये भी कोरिलेट कर दिया, ये भी कोरिलेट कर दिया, ये तो अपन को अच्छे से पता है, ये भी कोरिलेट कर लिया, ये दोनों मुझे पता थे, log 5 0.69, log 6 0.79, log 8 उससे कैलकुलेट कर लिया, log 9 0.95 क्योंकि log 10 मुझे बन गया। ठीक है, ठीक है, तो इससे अपन को क्या पता चलेगा, आप तो कह रहे थे सारे ही बता देंगे। अच्छा ठीक है, देखो मुझे ना पूछा गया log 2.5, 2.5 तो इन दोनों के बीच में है ना, मैं इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 2.5 एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में ना, तुम कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस में एकदम बढ़िया, सेकंड प्लेस में थोड़ा सा प्लस माइनस 2 हो सकता है, मतलब जो अपन वैल्यूज लिखेंगे उसमें ये चेंजेस आ सकते हैं, उतने चेंजेस में अपने कौन सा आंसर चेंज होगा, उतना तो अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। 2.5 मतलब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 0.78 आ गया मेरे पास, 0.78 को मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा 3.3 और 9, चलिए भाई 0.39 आ गया। अच्छा ऐसे है, अच्छा ठीक है, बताओ log ऑफ 2.2 कितना, ठीक है log 2 कितना, ये तो ले भाई 0.3, ये लो हो गया। अरे अच्छा ठीक है, log ऑफ 1.8 बताओ कितना, तो अपन कहेंगे log 2.3, तो ठीक है 0.8 ना 0.26 आ गया, 0.3 से थोड़ा छोटा दिया ना मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, log ऑफ 1.5 बताओ, log ऑफ 1.5, log 2 is 0.3, log of 1.8 is 0.6, so log of 1.5 will be 0.165 या 0.16।
ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब मुझे 7.2 का लॉग बताओ, लॉग 7 बताओ कितना होता है, 0.48। लो भाई 0.8 से बड़ा इजी है, ऐसा थोड़ी लिखते हैं। 0.8 था, 84 था, आपने 0.3 और बढ़ा दिया। हाँ तो बढ़ा दिया तो वही तो बढ़ेगा, आप देख लो। हाँ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वैल्यूज, दीज आर वैल्यूज। डेसिमल के फर्स्ट प्लेस में कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है बस। मैं कोई वैल्यू तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं कि ऐसे होना चाहिए। मेरे आंसर में मैक्सिमम होगा तो सेकंड मतलब डेसिमल के सेकंड प्लेस में चेंज हो सकता है, फर्स्ट प्लेस में भी चेंज। मतलब जो आंसर एक्चुअल आंसर अपन कैलकुलेट करेंगे इन वैल्यूज से, तो बड़ा इजी है। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ लॉग ऑफ 6784 अब कितना होगा। ठीक, मैं इसको हमेशा ऐसे कन्वर्ट करता हूँ, लॉग ऑफ 6.784 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 6.784 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर 3। इधर मैं लिखूंगा log ऑफ 6.784 और ये तो 3 आ जाएगा, इसका log ले लेता हूँ भाई, कहाँ है 6.7, ये आ रहा है मेरे पास, और 7 इज 0.84, ये 6.7 मतलब 6.8 हो गया ऑलमोस्ट। तो ठीक है 0.81 के आसपास आ जाएगा, तो ये 0.81 हो गया और ये 3। लो भाई मेरा आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं किसी का भी लॉग कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मुझे ऐसे क्यों है, बताओ लॉग ऑफ 0.0058, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो लिखूंगा ना लॉग ऑफ 1 2 3 5.8 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5.8 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -3, तो ये -3 हो गया। लॉग ऑफ 5.8 कैलकुलेट करना है मुझे, 5 और 6.8 मुझे चाहिए, 5.8। तो 5.8 मतलब 6 से 0.2 मैं 0.3 के आसपास इसको माइनस करूंगा, तो ये आ जाएगा 8.5, मतलब 0.7 की जगह मैं लिखूंगा 0.69 है, तो 0.75 के आसपास आ जाएगा। 0.69 मतलब 0.5, 6.9, 0.7 तो 0.6, 0.75 है ना, मजेदार। हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत भी नहीं थी ना। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको पेपर में देना पड़ेगा। अभी आप मुझसे ये नहीं कर सकते सर हमको लॉग नहीं पता इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, करो ना लॉग, है तो तुम्हारे सामने लिखे तो है सारे लॉग। आप तो चेक कर रहे हो ना सारे बुक्स में सब कुछ जगह, जब आप कैलकुलेट करोगे अरे आंसर सारे तो आते हैं जो हमने बताए थे। ठीक है ना, मतलब अपन ये नहीं बोल सकते नहीं सर हमको लॉग का वैल्यू नहीं पता इसलिए हम मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे, करो। अच्छा ठीक है, अब अपन एंटी लॉग की बात करते हैं। चलो मैंने तुमसे कहा कैसे एंटी लॉग। अच्छा देख, जिसको लॉग आता है उसको एंटी लॉग आता है, तो मैं लिखूंगा एंटी लॉग ऑफ, सपोज मेरे पास गिवन है दैट इज 2। ठीक है, वो तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। 2.3 का एंटी लॉग, तो जो डेसिमल से पहले होता है उसको तो 10 की पावर में डाल दो, और 0.3 जो बचेगा डेसिमल के बाद वाला जो बचा, अपन को ये चेक करना है कि ये 0.3 किसका लॉग होता है। उसको यहां लिखो, लो भाई। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 2.3 लाना है, अपन ये ले आए। जो डेसिमल के पहले होगा ना अपन को 2.3 लाना है, तो 2.3 को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक मिनट अपन ऐसे भी कर सकते हैं।
whose log is 0.3, तो अपन ने 2 लिखा, तो अपन 2.3 को या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं और भी इजी हो जाएगा। देखना, मैं तुम्हें मतलब ऐसे वो नहीं लिखता हूँ whose log is 0.3, ऐसा कुछ भी नहीं लिखता, 2.3 लेना, तो मैं ऐसे कर लूँ 2.3 का मतलब है 3 माइनस 0.7, 3 को क्या कर लें अपन, 3 माइनस 0.7 चाहिए ना अपन को, तो ठीक है ना, अपन 3 माइनस 0.7 चाहिए तो अपन ऐसे कर लेते हैं, 10 की पावर 2.3 चाहिए ना अपन को, तो 2.3 का मतलब है 3 माइनस 0.7, तो अपन कहेंगे 0.7 किसका लॉग होता है, 5 का लॉग है, तो अपन लिखेंगे वो 5 का लॉग होता है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 लो हो गया, -3 क्यों, 3 इधर तो प्लस आ जाएगा ना, तो प्लस आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, रुको 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 रुको, क्योंकि मैंने वो लॉग लेके वो ऐसे कर दिया इसलिए प्रॉब्लम आया, रुकना है, अपन को चाहिए 2.3 मतलब 2 प्लस 0.3, तो ये ले भाई आ गया, वही मेथड ठीक है कि जो भी इधर लिखा होगा, जैसे मान लो ऐसे लिखा होता तो मैं भी इसको ऐसे कर लेता, -2 को तो 10 के पावर में लिख दो, मतलब डेसिमल के पहले वाला जो भी होगा, मान लो 8.3 होता तो मैं इसको 10 की पावर 8 लिख लेता, या -8.3 होता तो भी मैं इसको 10 की पावर -8 लिख लेता। अब जो इधर वाला नंबर है उसका तो 10 की पावर में चला गया, ये वाला नंबर डेसिमल से पहले वाला नंबर। अब ये जो नंबर बचा हुआ होता है ना, इसको लिखना होता है, बताओ 0.3 किसका लॉग होता है, 2 का, हाँ तो एंटी लॉग हो गया, 2 0.3 किसका लॉग होता है, तो वो 2 आता है। अब अपन क्या करेंगे, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर क्या करेंगे अपन, दैट इज 8, तो ये तो डेसिमल में इधर आ गया, अब 0.3 किसका, 2 का होता है, और 2 मतलब अब कोई नंबर दूसरा भी हो सकता है, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, हमें उधर जाना है कि ये वाले नंबर अगर मुझे पता है तो उधर वाला नंबर कैलकुलेट करना है, वो धीरे 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 प्रैक्टिस से आएगा और अपन को आ जाएगा। तो 10 की पावर -8 हो गया, ये 2 इंटू 10 की पावर -8, ये सारे आंसर इसको लिखो और देखो कैसे अपन वैल्यूज को प्रेडिक्ट करेंगे। काफी सारे एंटी लॉग मैं भी लिखूंगा, काफी सारे मैं भी कैलकुलेट करूंगा, अभी मैक्सिमम आप लॉग पे फोकस करो, एंटी लॉग धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे अपन यूज करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई डेसिमल के पहले वाले नंबर को 10 की पावर में डालता है, वो मतलब ये पुट इन पावर ऑफ 10 डेसिमल से पहले वाले नंबर, और जो नंबर डेसिमल के बाद वाला है, अब चेक करो कि किसका लॉग वो नंबर था, whose log is this number, वो बन जाएगा, ऐसे किया तो अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, इसको सीखना और इसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से अपन पीएच कैलकुलेशन सीखेंगे, एक बार आप लॉग को भी देखना, किसी भी लॉग को रैंडमली लेना और सीखना, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताना, तो एक मिनट रुकना, मैं अटेंडेंस ले लूं, है ना। तुम्हारे ही बैच में मैं अटेंडेंस डाल देता हूँ ना, तो जो नहीं होंगे वो पेरेंट्स से बात कर लेंगे, चलो ठीक है। फिर अपन ये सॉल्व करना, इसको रिवाइज करना जो मैंने पढ़ाया आपको, नेक्स्ट टाइम से अपन पीएच कैलकुलेशन सीखेंगे। कल आपका क्लास होगा
ओसी का AC1 के साथ चलेगा ना। जैसे अपन ने डिसाइड किया था कि AC1 के साथ अपन IUPAC कर लेंगे। फिर जब तुम्हारा टेस्ट होगा तो अपन कोशिश करेंगे कि उस टाइम पर कुछ और करें फिर, है ना, उस टाइम फिर क्लासेस को थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। बंद करते हैं फिर।